हम देखते हैं कि दो लोग एलिवेटर से बाहर आते हैं जो कि एक दूसरे के पति पत्नी होते हैं। पति का नाम तकाशी होता है और औरत का नाम यानी कि पत्नी का नाम माचिको होता है। ये दोनों खुद को एक बार में पाते हैं जिस बार का नाम होता है क्विन डेकिम, और यहाँ का जो बार टेंडर था उसका नाम होता है डेकिम। डेकिम इनसे पूछता है कि क्या आप लोगों को यहाँ पर आने से पहले कुछ भी याद है, और सरप्राइजिंगली दोनों लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता कि वो लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे हैं। हालांकि इन्हें अपने बारे में और अपनी जिंदगी के बारे में पता होता है, लेकिन यहाँ से आने से पहले की कोई भी मेमोरी इनके दिमाग में होती नहीं है। इसके बाद डेकिम उन्हें 5 बातें बताता है। पहली बात कि वो बता नहीं सकता कि ये लोग कहाँ हैं। दूसरी बात, इन्हें अभी एक गेम खेलना होगा। तीसरी बात, ये कौन सा गेम खेलेंगे उसका चुनाव रैंडमली होगा। चौथी बात कि इस गेम में इनकी जान लगी हुई है। और पांचवी बात यह कि जब तक ये गेम खत्म नहीं हो जाता तब तक ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। ऑब्वियसली ये सुनकर ये दोनों लोग यहाँ से जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी जाने का उपाय मिलता नहीं है। इसीलिए वो लौटकर वापस वहीं पहुंच जाते हैं। और हमें बीच में एक सीन दिखाया जाता है जहां पर डेकिम इन लोगों को नकली डेड बॉडीज दिखाता है, जिससे ये लोग डर जाते हैं और गेम खेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो एक रेड बटन दबाने के बाद एक रैंडमली गेम सिलेक्ट हो जाता है जो होता है डार्ट्स। इसमें दोनों को 7 डार्ट्स मिलते हैं जिससे इन्हें निशाना लगाना था। बोर्ड पर 501 पॉइंट्स लिखे होते हैं और जैसे जैसे ये लोग पॉइंट स्कोर करेंगे वो 501 में घटते जाएंगे, और एट द एंड जिसके भी 501 में से कम पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा। लेकिन दोस्तों कमाल की बात तो ये थी कि इसमें जो डार्ट बोर्ड होता है उसके हर एक सेक्शन में प्लेयर का बॉडी पार्ट दिखाया गया है, और अगर डार्ट जिस पार्ट पे भी हिट करेगा ऑपोजिट प्लेयर के बॉडी में उसी पार्ट पर दर्द होगा। यानी कि टाकाशी के बोर्ड पर माचिको के बॉडी पार्ट्स हैं और माचिको के बोर्ड पर टाकाशी के, और गेम शुरू हो जाता है। टाकाशी अपना पहला शॉट मारता है जो कि डार्ट बोर्ड के ऐसे पॉइंट पर हिट करता है जिस पर माचिको की आर्म्स छपी होती हैं। इसीलिए माचिको के आर्म्स में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। माचिको कहती है कि ठीक है, बहुत ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। अब बारी होती है माचिको की। माचिको डार्ट बोर्ड पर डार्ट हिट करती है जो कि लगता है टाकाशी के लंग्स पर। टाकाशी को सीने में बहुत दर्द होने लगता है। ये देखकर टाकाशी बहुत ज्यादा डर जाता है और गुस्से में भी आ जाता है। इसीलिए वो डेकिम से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तब डेकिम उसे बताता है कि तुम चाहो तो अपने पॉइंट्स को मिस कर सकते हो, इससे तुम दोनों को दर्द नहीं होगा। और ये दोनों लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टाकाशी को अपने छठे शॉट पर एकदम से रियलाइज होता है कि शायद हारने वाले को मौत की सजा दी जाएगी, क्योंकि डेकिम ने इन लोगों को नकली डेड बॉडी दिखाई थी। और अभी जो पॉइंट्स चल रहे हैं उसमें टाकाशी 12 पॉइंट्स पीछे होता है, यानी कि टाकाशी अभी हार रहा है। इसलिए टाकाशी अपना छठा शॉट जानबूझकर डार्ट बोर्ड पर हिट कर देता है, जिससे माचिको को बहुत तकलीफ होती है और दर्द होने लगता है। टाकाशी माचिको से कहता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया है। अब माचिको का भी छठा राउंड होता है। माचिको छठा राउंड आंख बने हुए सिंबल पे करती है, जिसके कारण टाकाशी के आंख पर पेन होने लग जाता है। माचिको भी कहती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया है, और अभी भी माचिको टाकाशी से आगे थी। टाकाशी को यह देखकर गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो गुस्से में डांट उठाता है, और गेम काफी सीरियस हो चुका था। इसीलिए माचिको कहती है कि अगर तुम जानबूझकर हिट करने वाले हो तो प्लीज मेरे पेट पर मत करना, क्योंकि पेट में तुम्हारा 10 वीक का बच्चा है। तो ये सुनकर टाकाशी बहुत चौंक जाता है और खुश भी हो जाता है कि आखिरकार वो बाप बनने वाला है। टाकाशी कहता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया था। माचिको कहती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन हम देखते हैं कि जब टाकाशी अपना अगला शॉट लेता है तो उसके मन में कुछ मेमोरीज रिपीट होती हैं। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर टाकाशी के शादी के दिन ही माचिको की कुछ फ्रेंड्स आपस में बात कर रही थी कि माची ने बहुत ही अच्छी चाल चली है, उसके पास एक अच्छा डॉक्टर हस्बैंड भी है और एक हॉट बॉयफ्रेंड भी है। इसीलिए टाकाशी को लगता है कि माचिको उसे चीट कर रही है, और इसी कारण टाकाशी का शॉट इन्फ्लुएंस हो जाता है और डार्ट सीधा जाकर माचिको के पेट पर लगता है। इससे हम देखते हैं कि माचिको के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि टाकाशी यहाँ पर माचिको को ब्लेम कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारा तो हमारे शादी के दिन भी अफेयर चल रहा था, ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता है। माचिको इनकार करते हुए कहती है कि ये सारी चीजें ठीक नहीं है, जबकि टाकाशी बार बार उसे ब्लेम कर रहा होता है। उसके बाद टाकाशी माचिको का आखिरी
डांट खुद उठा लेता है और वो अपने बोर्ड पर उसे इस्तेमाल करने का प्लान करता है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप दूसरों का डांट यूज नहीं कर सकते हो। तभी माचिको कहती है कि अगर तुमने माची नाम सुना है तो तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरी एक फ्रेंड थी माचिता यूकी, जिसको हम लोग माची कहकर बुलाते थे। हो सकता है कि वो लोग माची के बारे में बात कर रहे हो और तुम माची नाम सुनकर कंफ्यूज हो गए होगे और तुम्हें लगा होगा कि वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। ये सुनकर तकाशी सॉरी कहने लग जाता है और उसको कुछ भी समझ नहीं आता। तभी माचिको उससे अपना डांट वापस लेती है और बोर्ड की तरफ हिट कर देती है, जो कि सीधा जाकर सेंटर पे लगता है, जो कि हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और तकाशी को अब दिल में दर्द होने लग जाता है और माचिको ये गेम ऑफ डार्ट जीत जाती है। अब इस पॉइंट पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है, जो कि होता है कि ये दोनों लोग एक्चुअली में मारे जा चुके हैं और मरने के बाद ये लोग जहां खड़े हुए हैं वहां उनका जजमेंट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों लोग अपने हनीमून पर कार एक्सीडेंट के थ्रू मारे गए थे और इसीलिए इनकी थोड़ी देर पहले की मेमोरी गायब कर दी गई थी, जिससे ये लोग इस गेम को सीरियसली खेलें और इनका जजमेंट अच्छे से हो पाए। और अब इनकी मेमोरी वापस आ चुकी होती है, यानी कि गेम खत्म होते ही विक्टिम को अपनी मेमोरी याद आ जाती है। और इनका एक्सीडेंट भी इसीलिए हुआ था क्योंकि तकाशी को शक था कि माचिको अपने फोन में किसी दूसरे बंदे से बात कर रही है और ड्राइव करते समय दोनों लोगों में मोबाइल को लेकर छीना झपटी हो जाती है, जिसके बाद गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और खाई में गिर जाती है और उसके बाद ये दोनों लोग मारे जाते हैं। ये सब रिवील होने के बाद तकाशी और भी ज्यादा पागल हो जाता है और वो माचिको को फिर से ब्लेम करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा नहीं है। इस पॉइंट पर माचिको थोड़ी सी नर्वस होती है, थोड़ी सी दुखी भी होती है और वो जाने लग जाती है। हमें तभी एक सीन दिखाया जाता है जहां पर माचिको एक्चुअली में किसी दूसरे के साथ सो रही होती है। माचिको यहाँ पर अचानक से कहती है कि तुम सही कह रहे हो, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुमसे कोई प्यार भी करेगा? मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। अब ये बात सुनकर तकाशी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और माचिको को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि डेकिम अपनी पावर से तकाशी को पकड़ लेता है। इसके बाद डेकिम इन लोगों को अलग अलग लिफ्ट में डाल देता है, जो कि इन्हें अलग अलग जगह ले जाएगी बेस्ड ऑन कि डेकिम इन पर कौन सा जजमेंट पास किया है। आगे हम देखते हैं कि दो लड़कियां आती हैं जो कि डेकिम से पूछती हैं कि तुम्हारा जजमेंट क्या था। तभी हमें बताया जाता है कि तकाशी की आत्मा री इनकारनेशन के लिए जाती है, यानी कि पुनर्जन्म के लिए, जबकि माचिको की आत्मा एक वॉइड में जाती है जहां पर आत्माएं भटकती रहती हैं। वहां पर अंधकार ही अंधकार होता है। इसको हम लिफ्ट के ऊपर बने हुए सिंबल से भी देख सकते हैं। आगे हमें इन दोनों लड़कियों के बारे में बताया जाता है। इनमें से छोटी हाइट वाली का नाम है नोना, जो कि इस जगह की मैनेजर है, और वहीं हमें दूसरी लड़की का नाम नहीं बताया जाता है, इसीलिए हम इसको गीता बोलेंगे जब तक हमें नाम पता नहीं चलता है। इन दोनों को हम एक ट्रेन में देखते हैं जहां पर और भी आर्बिटर्स खड़े होते हैं। आर्बिटर्स यानी डेकिम जैसे लोग जो कि जजमेंट पास करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर डेकिम के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि जजमेंट पास करते हैं। नोना गीता को लिफ्ट में ले जाती है, जिसको क्लेविस नाम का बंदा ऑपरेट कर रहा होता है। ये लिफ्ट 15वें फ्लोर पर पहुंचती है जहां डेकिम काम करता है। यहाँ पर नोना गीता को सारी चीजें बता रही होती है। हमें बताया जाता है कि गेस्ट के आने से पहले, यानी कि मरे हुए लोगों के आने से पहले, यहाँ पर आर्बिटर्स को यानी कि डेकिम जैसे लोगों को उनके लाइफ की सारी मेमोरीज को कंपाइल कर भेज दिया जाता है, जो कि इमेजेस के फॉर्म में होती हैं। जिसके बाद डेकिम उन्हें गेम खेलने पर मजबूर करता है और गेम्स इस तरीके से खिलवाया जाता है जिससे गेस्ट अपने अंदर से डीपेस्ट जाकर अपनी गंदी और डार्केस्ट चीजें बाहर लेकर आए, यानी कि उनका काला चेहरा जो दुनिया से छिपा हुआ होता है। इसका मतलब डेकिम्स को या आर्बिटर्स को भी पता नहीं होता कि एक्चुअली में वो बंदा कैसा है, जबकि उनके पास उन लोगों की मेमोरीज भी होती हैं। इसीलिए वो लोग गेम खिलवाते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि एक्चुअली में ये लोग क्या सोच सकते हैं। और फिर गेम वगैरह खेलने के बाद जो गेस्ट होते हैं उनके बिहेवियर को देखकर उन्हें डेकिम जजमेंट देता है। अगर उनका बिहेवियर अच्छा रहा तो वो री इनकारनेशन ले जाते हैं और अगर नहीं रहा तो वो वॉइड में चले जाते हैं, जैसे कि हमने देखा ही था। अब नोना गीता को ये सारी चीजें इसीलिए बता रही होती है क्योंकि वो डेकिम की असिस्टेंट बनने वाली होती है। वो दोनों लोग बैक स्टेज से सारी चीजें देख रहे होते हैं जब माचिको और तकाशी गेम खेल रहे होते हैं। हमें अब नोना और गीता के पर्सपेक्टिव से तकाशी और माचिको वाला गेम दोबारा से दिखाया जाता है, जहां पर गेम खत्म होने के बाद डेकिम गीता से पूछता
पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, मेरा जजमेंट सही था या गलत। हम देखते हैं कि गीता के पास एक खुद की ही अलग पर्सपेक्टिव थ्योरी होती है, जिसको सुनकर डेकिम भी चौंक जाता है। गीता बताती है कि पूरे गेम के दौरान माचिको थोड़ी सी नर्वस दिखाई दे रही थी, वो थोड़ी सी परेशान थी। तो ऐसा हो सकता है कि माचिको पूरी जिंदगी में एक बार ही किसी दूसरे बंदे के साथ सोई होगी, जिसका उसे अभी तक रिग्रेट होता है, और उसी मेमोरी का इमेज डेकिम ने देखा था। और एक्चुअली में ये भी पॉसिबिलिटी है कि माचिको के बच्चे का बाप टाकाशी ही हो, और ये दोनों लोग यहाँ पर टाकाशी के वजह से ही यहाँ पर आए, क्योंकि टाकाशी शुरुआत से ही एक ऐसा इंसान था जो किसी पर भी विश्वास नहीं करता था, खासकर माचिको को लेकर। इसीलिए वो माचिको पर शक कर रहा था, जबकि माचिको ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। हाँ, वो एक बार की बात अलग छोड़कर। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण टाकाशी माचिको से ड्राइविंग के दौरान भिड़ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों लोग मारे जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो इन सब के मरने का कारण सिर्फ टाकाशी ही था। इवन उनका वो बच्चा जो कि अभी तक पैदा नहीं हुआ, उसकी भी मौत का कारण टाकाशी ही है। इसीलिए माचिको नहीं चाहती थी कि टाकाशी इस गिल्ट में रहे कि उसके वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इसीलिए वो जानबूझकर सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रही थी। इससे टाकाशी के मन में ये गिल्ट नहीं आया कि उसने जो बच्चा मारा है वो उसी का था। तो दोस्तों, गीता के पर्सपेक्टिव से ये समझ आ रहा है कि माचिको सिर्फ टाकाशी से प्यार करती थी और उसे बचा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि टाकाशी इमोशनली खुद को गिल्ट दे। ये सुनकर डेकिम की हालत पतली हो जाती है और वो सोच विचार करने लग जाता है कि कहीं उसने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। तभी नोना उसकी कॉलर पकड़ती है और नीचे कर लेती है और कहती है, हम लोगों से गलतियां होती हैं, लेकिन तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है। बिना इमोशंस को तुम इक्वेशन में लिए डिसीजन नहीं ले सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि डेकिम नोना और गीता को ड्रिंक सर्व करता है और नोना अब गीता को डेकिम का असिस्टेंट बना देती है। अब गीता भी डेकिम के साथ अपना जजमेंट पास करेगी। इसके बाद हम नोना को लिफ्ट में देखते हैं, जो कि 98th फ्लोर पर जा रही होती है, जहां हमें दिखाई देता है हर जगह ग्रीनरी होती है और एक घर भी होता है। नोना सोच रही होती है कि टाकाशी जिस तरह का इंसान था, वो हमेशा लोगों पर शक ही करता रहता था और उसका खुश रहना जिंदगी में मुमकिन नहीं था। आगे नोना डेकिम को फोन पर बताती है कि उसका टर्म 3 महीने के लिए ही है। आगे हम देखते हैं कि फिर से 2 लोग डेकिम के पास आए होते हैं और इनका भी गेम सिलेक्शन वाला काम होता है। इनको भी रूल बताए जाते हैं और इनका जो गेम सिलेक्ट होता है बॉलिंग, लेकिन इनका जो ट्विस्ट होता है वो होता है कि इन्हें सिर्फ एक स्पेसिफिक बॉल दी जाएगी जिससे इन लोगों को खेलना होता है। इन बॉल के अंदर इन लोगों के हार्ट होते हैं, जहां पर लड़की के बॉल में लड़के का हार्ट होता है और लड़के के बॉल में लड़की का हार्ट होता है। और ये हार्ट एक्चुअल हार्ट नहीं होते हैं, लेकिन बिल्कुल डिट्टो कॉपी होते हैं और वैसे ही वो बॉल में धड़क रहा होता है। अगर लड़के का दिल रियलिटी में ज्यादा धड़केगा तो बॉल के अंदर भी वो ज्यादा धड़कता हुआ दिखाई देगा। हमें बताया जाता है कि लड़के का नाम शुगेरू होता है और उसको अपने बारे में काफी चीजें पता होती हैं, जबकि लड़की को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है कि उसका नाम क्या है। आगे गेम शुरू हो जाता है। ये दोनों लोग काफी अच्छे से गेम खेल रहे होते हैं, एक दूसरे को चीयर अप भी कर रहे होते हैं और बहुत ही फ्रेंडली मैच चल रहा होता है। और इस गेम के दौरान इन लोगों को अपनी मेमोरीज भी याद आ जाती हैं और कुछ मेमोरीज ऐसी भी होती हैं जिससे इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तो जब तकरीबन 7 से 8 राउंड हो जाते हैं तो शुगेरू लड़की से कहता है कि अगर मैं गेम जीत गया तो तुम्हें मेरे साथ डेट पर जाना होगा, जिस पर लड़की भी मान जाती है। और इन लोगों की धड़कनें अब काफी तेज हो जाती हैं, जो कि बॉल में ये लोग एक दूसरे को देख भी पाते हैं। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि डेकिम गीता को कुछ तो बताता है, जिससे गीता शॉक हो जाती है और डेकिम उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। अभी तक हमें इस बारे में बताया नहीं जाता। खैर, आगे हम देखते हैं कि लड़की को अपने बचपन की कुछ मेमोरीज याद आती है, जिस पर वो बताती है कि उसका नाम चिसाटो है और वो दोनों बचपन में साथ में पार्क में खेला करते थे। इसके बाद शुगेरू अपने फाइनल राउंड में स्ट्राइक मारता है, जहां पर उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। उसको याद आ जाता है कि कुछ देर पहले ही उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो उस एक्सीडेंट में मारा जा चुका है और उस बस में वो लड़की चिसाटो भी थी। शुगेरू बस में चिसाटो के पास बात करने के लिए आया ही था, तभी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों लोग मारे जाते हैं। शुगेरू ये बात चिसाटो को नहीं बताता और गेम को कंटिन्यू करता है। हम देखते हैं कि चिसाटो जानबूझकर अपना बॉल गटर में डाल देती है
जिससे सुगेरू जीत जाए और ये दोनों लोग डेट पर जा सके। लेकिन अब गेम खत्म हो जाता है और चिसाटो की भी मेमोरी वापस आ जाती है। इसके बाद ये दोनों लोग इमोशनल हो जाते हैं और उसके बाद भी ये लोग डेट पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं और डेकिम भी उन्हें डेट पर जाने की परमिशन दे देता है। फाइनली सारी चीजें होने के बाद डेकिम अपना जजमेंट पास करता है। यहाँ आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। बचपन में चिसाटो और सुगेरू के साथ एक और लड़की थी जिसका नाम माई था और ये लड़की जो हमें अभी दिखाई गई थी वो चिसाटो नहीं बल्कि माई थी। सुगेरू चिसाटो को प्यार करता था जबकि माई सुगेरू को प्यार करती थी। चिसाटो टाउन छोड़कर चली जाती है जिसके बाद सुगेरू और माई दोनों भी अलग हो गए थे। दोनों लोग उतना मिलते नहीं थे। माई सुगेरू से इतना प्यार करती थी कि उसने अपना प्लास्टिक सर्जरी करा लिया और अपना चेहरा चिसाटो जैसा बनवा लिया। माई एक बॉलिंग सेंटर में काम किया करती थी जहां वापस से सुगेरू की नजर उस लड़की पर पड़ती है और बस में सुगेरू चिसाटो से यानी कि माई से बात करने के लिए आया ही था और तभी एक्सीडेंट हो जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे क्या ये बात सुगेरू को पता है? जी हाँ दोस्तों, सुगेरू को भी ये बात पता थी कि ये लड़की चिसाटो नहीं बल्कि माई थी। उसको ये बात उसके दोस्तों ने बताई थी। अब सवाल आता है कि कौन कहाँ जाएगा? जवाब है कि दोनों लोगों को री इनकारनेशन के लिए भेजा गया क्योंकि इन दोनों का बिहेवियर ही काफी अच्छा था। आगे हम देखते हैं कि फिर से दो लोग यहाँ पर आते हैं। उनके साथ भी सेम प्रोसेस होती है। वो लोग भागने का ट्राई करते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं। हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम योशुके होता है और दूसरी एक टीवी एक्ट्रेस है यानी कि वो सेलिब्रिटी है जिसका नाम मिसाकी होता है। इन दोनों को भी गेम खेलने के लिए कन्विंस कर दिया जाता है और यहाँ पर मिसाकी को ऐसा लग रहा होता है कि उन्हें एक हिडन गेम खेलने पर मजबूर किया जा रहा है क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। उसको लगता है कि ये सारी चीजें रियलिटी शो है। आप और हम सब जानते ही हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी मेमोरीज वाइप आउट हो जाती हैं, इसीलिए इन लोगों को नहीं पता कि ये लोग मारे जा चुके हैं। मिसाकी यहाँ पर काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव और डोमिनेंट दिखाई दे रही होती है और वो योशुके से अपने हिसाब से एक्ट करने के लिए कहती है जिससे ये रियलिटी शो काफी अच्छा हिट हो जाए और उसका नाम हो जाए। हम देखते हैं कि इन लोगों का जो गेम होना होता है वो होता है आर्केड गेम। जैसे हम लोगों ने टेकन खेला होता है वही सेम एज इट इज गेम ये होता है जिसमें इन लोगों के खुद के ही कैरेक्टर होते हैं। इस गेम में कुल 3 राउंड होने वाले थे जहां पहले राउंड में योशुके जीत जाता है। अब अगले राउंड से पहले मिसाकी योशुको को कन्विंस करती है कि ये राउंड उसको जीता दिया जाए जिससे गेम टाई हो जाएगा और रियलिटी शो पर थोड़ा सा मसाला बढ़ जाएगा। जिसके बाद योशुको ये बात मान लेता है और योशुके ऐसा ही करता है जहां पर मिसाकी जीतने ही वाली होती है। लेकिन हम देखते हैं कि पता नहीं क्यों योशुके जीतने का ट्राई करने लग जाता है। ऐसे में हम डेकिम को देखते हैं जिसके हाथ पर एक डिवाइस होता है जिसके क्लिक करने के बाद ही योशुके का जॉयस्टिक गियर टूट जाता है जिसके कारण वो ये गेम हार जाता है। आगे मिसाकी योशुके को साइड में ले जाती है और पूछती है कि आखिरकार तुम गेम को क्यों जीत रहे थे जबकि मैंने तुमसे हारने को कहा था। तो योशुके कहता है कि मैं इसलिए कर रहा था जिससे लोगों को लगे कि मैं बाकी में हार रहा हूँ। अगर मैं अचानक से हार जाता तो उन लोगों को लगता कि ये स्क्रिप्टिंग है, जिस पर मिसाकी मान जाती है। आगे मिसाकी कहती है कि उसे यह तीसरा गेम भी जिता दिया जाए क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है तो एक सेलिब्रिटी को ही विनर होना चाहिए। इस पर योशुके कहता है कि मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई रियलिटी शो है और ये कुछ अलग है जो हमें नहीं पता है। सोचो हमें अपनी मेमोरीज के बारे में क्यों नहीं पता, न तुम्हें पता है न मुझे पता है, तो ये चीज रियलिटी शो जैसी तो लगी नहीं रही। जिसके बाद मिसाकी कंफ्यूज हो जाती है और खुद डेकिम से जाकर पूछती है जिस पर डेकिम बताता है कि यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है और ना ही ये कोई रियलिटी शो है। तभी मिसाकी को अज्यूम होता है कि गेम हारने वाला मारा जाएगा क्योंकि इसने भी डेकिम की वो नकली डेड बॉडीज देखी थी। मिसाकी चिल्लाने लग जाती है, कहती है दिस इज नॉट फेयर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, योशुके मुझसे अच्छा प्लेयर है, मैं तो वैसे ही हार जाऊंगी। इस पर डेकिम कहता है लाइफ इज नॉट फेयर। हम देखते हैं कि आगे गेम शुरू हो जाता है जहां पर योशुके ऑब्वियसली जीतने लग जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ अजीब अजीब अटैक्स आने लगते हैं, लाइक कैरेक्टर्स के फैमिली मेंबर्स योशुके को मार रहे होते हैं। एक पॉइंट पर मिसाकी जीत रही होती है, उसका फैमिली के अटैक में उसका बच्चा आकर योशुके को मार रहा होता है लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होता। हम देखते हैं कि तभी डेकिम डिवाइस को प्रेस करता है जिसके कारण मिसाकी का भी जॉयस्टिक
टूट जाता है। अब ऐसा लग रहा होता है कि मिसाकी हार जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि मिसाकी कुछ और ही करती है। मिसाकी पीछे से जाकर योशिको के सर पर बहुत जोर से मारती है। वो गेम की स्क्रीन पर योशिको के सर को बार बार पटक रही होती है, जिसके कारण योशिके बेहोश हो जाता है। डेकिम यहाँ पर गीता को बताता है कि उसे जानबूझकर ऐसे मूवमेंट्स क्रिएट करने होते हैं जिसके कारण ये इंसानों की डीपेस्ट डार्केस्ट एक्शंस को बाहर लेकर आए। आगे हमें मिसाकी और योशिके दोनों का पास्ट दिखाया जाता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। डेकिम कहता है कि गेम को रिज्यूम किया जाए और इसका फाइनल राउंड खत्म किया जाए, जिसके बाद ये दोनों लोग गेम चालू कर देते हैं। हम देखते हैं कि योशिके बेहोश पड़ा होता है, जिसका फायदा उठाकर मिसाकी योशिके को मार रही होती है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि योशिके का कैरेक्टर खुद से ही हमला कर रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि पीछे योशिके होश में आ चुका होता है, जिसके बाद वो एक स्पेशल अटैक का यूज करता है, जिसमें उसकी माँ आती है और मिसाकी को बहुत मारती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर के पास 1 HP रह जाती है और दोनों लोग एक ही साथ एक ही टाइम पर अटैक करते हैं, जिसके कारण ये मैच ड्रॉ हो जाता है। हम देखते हैं कि गेम खत्म हो जाता है और दोनों लोगों को उनकी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। अब ये लोग कैसे मरे, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है। हम देखते हैं कि मिसाकी रियल लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव और डोमिनेंट थी। उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। वो टीवी में एक्टर थी और उसके 5 बच्चे थे। उसने अपनी जवानी के दिन में ही बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप रखे, जिसके कारण वो प्रेग्नेंट हुई और वो ऐसे पतियों के साथ भी रही जो उसे मारते थे। मिसाकी के 3 हस्बैंड रह चुके थे और तीनों ही बहुत ही गंदा बर्ताव करते थे। ऐसी कम उम्र में ऐसी हार्श जिंदगी के कारण ना तो वो अपने बच्चे का ख्याल रख पा रही थी और ना ही वो दूसरों को अच्छे से ट्रीट कर पाती थी। उसे बस अपने टीवी शोज के बारे में पड़ी रहती थी। एक दिन उसकी मैनेजर उसे बिना बताए उसकी कोई एक अपॉइंटमेंट बना देती है, जिससे मिसाकी बहुत गुस्से में आ जाती है और मैनेजर को चांटा मार देती है। इससे मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो मिसाकी के गले पर एक कपड़ा बांधकर खींच देती है, जिसके कारण मिसाकी की मौत हो जाती है। तो ऐसे होती है मिसाकी की मौत। वहीं हम योशिके की बात करें तो बचपन में योशिके की माँ उसे काफी मारती पीटती थी। योशिके के बचपन से कोई भी दोस्त नहीं था, ना ही उसकी स्कूल और कॉलेज में था, और वो हमेशा ही अकेला रहता था, जिसके कारण वो मांगा पढ़ता रहता था, गेम खेलता रहता था। योशिके के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है, जिसके कारण उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं और वो अपने पिता के साथ रहता था। हम देखते हैं कि योशिके की स्टेप मॉम काफी ज्यादा दयालु और अच्छी होती है। वो योशिके को प्यार करना चाहती थी और उनकी एक विश थी कि योशिके उन्हें मॉम कहकर बुलाए, लेकिन योशिके ने कभी भी अपने स्टेप मॉम को मॉम कहकर नहीं बुलाया। समय के साथ योशिके काफी अकेला हो गया और वो डिप्रेशन में चला गया और एट द एंड उसने सुसाइड कर लिया। और हमें दिखाया जाता है कि सुसाइड करने के बाद जब उसमें थोड़ी सी जान बाकी थी, तब उसकी स्टेप मॉम उसके पास ही थी, जो कि बहुत ज्यादा उदास थी। तो हम देखते हैं कि दोनों लोगों को अपनी मेमोरीज वापस आ जाती हैं, जिसके बाद दोनों लोग काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहे होते हैं। जहां पर मिसाकी कहती है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे मेरे बच्चों के पास भेज दो। वहीं हम देखते हैं कि योशिके रोने लग जाता है और उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि उसने सुसाइड कर ली, और उससे भी ज्यादा रिग्रेट तब होता है जब वो सोचता है कि उसने कभी भी अपने स्टेप मॉम के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, ना ही उन्हें वो प्यार दिया जो वो चाहती थी। एक बार वो मॉम सुनना डिजर्व करती थी। मिसाकी यहाँ पर काफी ज्यादा वायलेंट हो रही थी, जिसके कारण डेकिम अपने स्पाइडर वेब का यूज करके उसको कंट्रोल में ले आता है। हम देखते हैं कि डेकिम मिसाकी और योशिके को अपने गले लगा लेता है और उन लोगों को शांत करता है और कहता है कि तुम लोगों पर जो बनता तुमने वो किया। हम देखते हैं कि योशिके री इनकार्नेशन के लिए जाता है, वहीं मिसाकी को वॉइड में भेज दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि गीता कोई सपना देख रही होती है, जिसमें एक जिमी नाम का बच्चा था जो कि नए घर में अपने फैमिली के साथ मूव किया था। बाहर बर्फ गिर रही थी और जिमी वहां पर एक बच्ची को देखता है जो कि अपने पप्पी के साथ बर्फ में खेल रही थी। जिमी लड़की को हाई करता है और लड़की उसे खेलने के लिए बुलाती है। जब जिमी उस लड़की के पास जाता है तो बीच में वो एक गड्ढे में गिर जाता है। उसे गड्ढे में दर्द हो रहा होता है और वो चीख भी रहा होता है। तभी वो लड़की जिमी के पास आती है और एक प्यारी सी स्माइल करती है और जिमी को गड्ढे से निकाल लेती है और उसे देखकर जिमी अपना सारा दर्द भूल जाता है। आगे हम देखते हैं कि गीता की नींद खुल जाती है। गीता कहती है कि मुझे ये सपना बार बार क्यों आता है,
गीता यहाँ से सीधा क्वीन डेकिम जाती है। वो देखती है कि डेकिम वहाँ पर गेम वाली तस्वीर हटाकर एक दूसरी तस्वीर टांग रहा होता है। और चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि जो पिक्चर डेकिम लगाता है उसमें वही लड़की छपी होती है जो गीता के सपने में आती है। और हमें एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर नोना एक बुक पढ़ती है जिसमें जिमी और वो लड़की छपे होते हैं और बुक का नाम होता है शाबो। गीता डेकिम से पूछती है कि आखिर ये कौन है और तुम इसकी तस्वीर क्यों लगा रहे हो। वो बताता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन नोना ने मुझे इसे लगाने को कहा है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से डेकिम की आंखें झपझपाने लगती हैं। इट मींस उसको आने वाले गेस्ट की मेमोरीज भेज दी जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि दो लोग क्वीन डेकिम आए होते हैं, जहां पर एक छोटा बच्चा होता है वहीं दूसरा एक आदमी होता है। लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात तो तब होती है जब ये आदमी कहता है कि मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, और हमें उसकी थोड़ी सी मेमोरीज दिखाई जाती है जहाँ पर उसे पिछले सीन्स याद हैं जब वो यहाँ मौजूद था। इसीलिए वो वायलेंट हो जाता है और छोटे बच्चे को पकड़ लेता है और डेकिम से उसे मारने की धमकी देता है। वो कहता है कि मैं ये फिर से नहीं करने वाला हूँ जो मैंने पहले किया था। डेकिम अपनी स्पाइडर वेब वाली पावर से उस आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा कुछ अलग ही हरकतें कर रहा होता है और वो गीता को बेहोश कर देता है। हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल होती है। इसको देखकर डेकिम अपनी पावर से इसको भी टांग देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये बच्चा अपना भेष बदलता है और हमें मालूम पड़ता है कि ये एक आर्बिटर है। इसका नाम गिनती है जो कि 20th फ्लोर पर काम करता है, जैसे डेकिम 15th फ्लोर पर काम करता है। अब देखते हैं कि गिनती और डेकिम में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, सारी चीजें तहस नहस हो जाती हैं। दोनों लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तभी वहां पर नोना आ जाती है और उसे रोक लेती है। तब हमें बताया जाता है कि ये डेकिम के लिए नोना द्वारा किया गया टेस्ट था। कैसे? वेल, गेस्ट के आने से पहले डेकिम को उनकी सारी इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है, लेकिन इस केस में डेकिम को सिर्फ आदमी की ही मेमोरीज भेज दी गई थी, जबकि उसे बच्चे की मेमोरीज रिसीव नहीं हुई थी। और अगर ऐसा कभी होता है तो इस केस में आर्बिटर गेम लेने से इनकार कर देता है और डेकिम को इस काम को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, लेकिन जबकि डेकिम ने वही किया जो वो करता आ रहा था। इस चक्कर में डेकिम नोना के टेस्ट में फेल हो जाता है। जहाँ तक बात है उस आदमी की, तो हमें बताया जाता है कि वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुतला था जिसके दिमाग में कुछ मेमोरीज इम्प्लांट कर दी गई थी, जो कि नोना की पावर्स थी। नोना चाहती थी कि ये आदमी डेकिम को डिस्ट्रैक्ट करे जबकि बच्चा अपना काम करे, और ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं कि गिनती का नेचर बहुत ज्यादा रूडली होता है, जबकि हमारा डेकिम बहुत ही शांत किस्म का आदमी है। आगे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोना इंफॉर्मेशन ब्यूरो में होती है, जहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम कैस्ट्रा होता है। कास्ट्रा का काम होता है कि वो मरे हुए लोगों की मेमोरीज को सॉर्ट आउट करती है और आर्बिटर्स तक भेजती है। नोना उससे कहती है कि डेकिम टेस्ट में अच्छा नहीं किया, लेकिन वो गिनती से अच्छा काम करता है। हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि डेकिम को काम करते हुए 5 साल हो चुके होते हैं। कास्ट्रा बताती है कि पहले से लोग अब ज्यादा मर रहे हैं। 1 घंटे में लगभग 7000 लोग मर जाते हैं, जिसके कारण इंफॉर्मेशन ब्यूरो में बहुत ज्यादा काम आ गया है। आगे हमें गिनती से पता चलता है जो गीता है वो असल में मर चुकी है और वो भी डेकिम के पास एज ए गेस्ट आई थी। जब वो यहाँ आई थी तब उसके पास उसकी सारी मेमोरीज थी, जिसके कारण डेकिम उसके साथ गेम नहीं खेल पाया और ना ही वो अपना कोई जजमेंट बना पाया, जिसके कारण गीता की सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया गया। तब से गीता यहीं रह रही है और अभी फिलहाल वो डेकिम के साथ एज ए असिस्टेंट काम कर रही है। आगे हमें एक और अजीब सा कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है और उसका नाम हमें ऑक्यूलस बताया जाता है। ऑक्यूलस नोना के साथ एक पूल खेल रहा होता है, लेकिन ये पूल आम इंसानों की दुनिया से बहुत ही अलग होता है क्योंकि इसमें सारी बॉल्स को सोलर सिस्टम की तरह दिखाया जाता है। ऑक्यूलस और नोना की बातों से पता चलता है कि नोना यहाँ पर 82 साल से है और ऑक्यूलस उससे भी सीनियर है और शायद ऑक्यूलस ने ही ये पूरा सिस्टम बनाया है और वो हमेशा नोना से पूल में हार जाता है। हम देखते हैं कि नोना कई बार उसे गॉड बोलती है, लेकिन ऑक्यूलस कहता है कि उसके ऊपर भी लोग हैं जो इन चीज को चला रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि गीता सो रही होती है और वो वही सपना देख रही होती है जो उसको बार बार आता है। जिमी नाम का बच्चा उस लड़की के साथ बहुत खेलता है और वो सारी चीजें अपनी मॉम को बताता है। तब जिमी की मॉम उसे बताती है कि उस बच्ची का नाम शेबो है और वो सुन नहीं सकती, वो बहरी है। हम देखते हैं कि जिमी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे कोई एक अच्छा दोस्त मिल गया था और वो शाबो का नाम बोल बोल कर कह रहा होता है कि वो एक दिन अपनी फीलिंग उसे जरूर बताएगा।
आगे हमें गिनती का एरिया दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 गेस्ट आए होते हैं। हमें बताया जाता है कि लड़की का नाम मायू होता है जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है, और जो लड़का है उसका नाम हरादा है जो कि एक पॉपुलर बॉय ब्रांड का हिस्सा था और उसकी काफी अच्छी पॉपुलैरिटी है। और सरप्राइजिंगली मायू हरादा को बहुत ज्यादा पसंद करती है और उसकी बहुत बड़ी फैन है। आगे हम देखते हैं कि दोनों लोग गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। गेम का नाम होता है ट्विस्ट। हम देखते हैं कि एक मैट होती है जहां पर कई सारे पॉइंट्स होते हैं और उनके डिफरेंट कलर होते हैं, जहां पर उन लोगों को अपने हाथ और पैर रखने होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन उनको दिए जाएंगे। हम देखते हैं कि एक बोर्ड होता है जो कि बताती है कि कौन सा प्लेयर कौन से कलर पर हाथ या पैर रखेगा, और गिनती की कैट बटन दबाकर गेम चालू कर देती है। मायू हरादा गेम खेलना चालू कर देते हैं। समय के साथ गेम आगे बढ़ता है और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं जहां पर इन लोगों को काफी एक दूसरे के क्लोज होना पड़ता है, जिसको लेकर मायू बहुत खुश होती है, जबकि हरादा मन ही मन में कहता है कैसा गेम खेलना पड़ रहा है, काश कोई इससे सुंदर लड़की होती। मैं इस गेम को खत्म करके जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि गिनती काफी बोर हो जाता है और वो एक डिवाइस निकालता है जिससे पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। ये वही डिवाइस होता है जो डेकिम ने यूज किया था, जिससे गेम पलट जाता है। हम देखते हैं कि अब सारे कलर्स अलग अलग सिंबल में बदल जाते हैं। अब हर एक सिंबल अलग अलग तरीके का माहौल बनाएगा। जैसे रेड कलर आएगा तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, ब्लू आएगा तो बहुत ज्यादा वहां पर आइसी ठंडी बढ़ जाएगी, और ग्रीन में बहुत तेज हवा चलेगी। और आगे में दिखाया जाता है कि येलो पर क्वेश्चन मार्क होता है, जो कि क्या करता है वो हमें आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि दोनों लोगों को गेम खेलने में अब बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही होती है। एक पॉइंट पर दोनों लोग फ्रीज हो जाते हैं और उनके हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन समहाउ हरादा उसे भी काउंटर कर लेता है। हम देखते हैं जैसे ही बारी येलो कलर की आती है वैसे ही सारे पॉइंट्स नीचे चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। अब सिर्फ वही पॉइंट्स बचते हैं जिन पॉइंट्स पर इनके हाथ या पैर टच हो रहे होते हैं, और ये लोग बड़ी मुश्किल से आपस में बैलेंस कर रहे होते हैं। इन लोगों को पता होता है कि अगर कोई भी गेम हारता है तो ये लोग मारे जाएंगे, और अब तो गेम का बहुत ही क्रिटिकल फेज चल रहा होता है। हम देखते हैं कि नीचे स्पाइक्स होते हैं, बड़े बड़े कांटे होते हैं, और इनमें से कोई एक ही जन गिनती के अनुसार सरवाइव करने वाला है। इसीलिए हरादा सोचता है कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए इस लड़की मायू को नीचे ढकेलना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि मायू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसको नहीं पता होता कि हरादा उसको ढकेलने वाला था। वो हरादा की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है। वो बताती है कि वो बहुत बड़ी फैन है हरादा की। उसको सारे गाने याद है। जब भी वो डिप्रेस या सैड होती थी तो वो हरादा के गाने सुना करती थी। इनफैक्ट इस पॉइंट तक हरादा ने उसकी बहुत हेल्प करी है। इसीलिए वो कहती है कि अगर मैं अब मर भी जाती हूँ तो मुझे कोई भी गम नहीं है। एक लड़की के लिए क्या चाहिए। वो खुश थी कि उसे हरादा के साथ समय बिताने का मौका मिला। हमें मायू की मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जहां पर उसके कमरे में सिर्फ हरादा के ही पोस्टर दिखाई दे रहे होते हैं। इनफैक्ट उसने कई सारे फैन लेटर्स हरादा को भेजे हुए होते हैं। वो खुद को सेक्रीफाइस करने की सोच रही थी और नीचे कूद भी जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि हरादा के मन में कुछ तो ट्रिगर करता है और वो मायू को पकड़ लेता है। हरादा बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहा होता है, क्योंकि उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके कारण उसने अपना एक्शन एनी टाइम पर चेंज कर दिया। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हरादा यहाँ पर मायू को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मायू खुशी खुशी वहां से स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। अब ऑब्वियसली मायू नीचे गिरती है तो उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी डेड है। हम देखते हैं कि जो स्पाइक्स होते हैं वो असल में एक बलून होते हैं, जिसके कारण उसे कुछ भी चोट नहीं आती। गिनती इन सब का टेस्ट ले रहा था, और अब हमें बताया जाता है कि इन लोगों की मौत कैसे हुई थी। तो मायू बेसिकली अपने बाथरूम में नहाने जा रही थी, और वो साथ ही में हरादा के सॉन्ग को वाइब भी कर रही थी, जिसके कारण वो बाथरूम में फिसल जाती है और उसके हेड पर चोट आती है एंड इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है। जितना भी हमें मायू के बारे में पता चला है, हम कह सकते हैं कि मायू एक ओवर एक्साइटेड हरादा की फैन थी, लेकिन वो दिल की भी साफ थी। वही हमें हरादा के बारे में पता चलता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिसके साथ उसने ब्रेकअप कर लिया था, जिसकी वजह से उस लड़की ने सुसाइड कर ली। जिसके बाद उस लड़की की बहन हरादा को उसे अपने प्यार में गिराती है और हरादा उसके साथ सोता है। जब हरादा उठता है तब वो लड़की जा रही होती है और कहती है कि तुम्हारे लिए मैंने गिफ्ट रखा हुआ है। जब हरादा उठकर देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक बॉम्ब इम्प्लांट कर दिया गया था, जिस पर लिखा था गिफ्ट फ्रॉम माई सिस्टर, और इसी ब्लास्ट में हरादा की मौत हो जाती है। इन शॉर्ट, हरादा की एक्स की बहन ने अपनी बहन का बदला हरादा की डेथ से लिया। इसी कारण हरादा बहुत ज्यादा इमोशनल था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से
से कोई दूसरी लड़की की मौत हो जाए और इसी वजह से उसने मायू की जान बचाने का सोचा। आगे मायू नहा धोकर आती है क्योंकि उसे पूरे गेम के दौरान पेशाब लग रही थी और जब वो गिरी तो उसने पेशाब कर ली, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े बेकार हो जाते हैं और वो नहीं चाहती थी कि हरादा उसको ऐसी कंडीशन में देखे। हम देखते हैं कि जब वो कपड़े चेंज करके आती है तब उसका लुक कुछ नया ही होता है, जिसको देखकर गिनती और हरादा भी चौंक जाता है। हरादा तो इवन उस पर लाइन मारता है और कहता है कि तुम तो मेरे टाइप की हो। हमें आगे दिखाया जाता है कि हरादा गीता, डेकिम, गिनती और मायू के लिए अपना डांस कर रहा होता है जो कि वो अपने बैंड में किया करता था। हमें बताया नहीं जाता कि हरादा और मायू के साथ एट द एंड क्या हुआ, क्या गिनती ने कोई जजमेंट पास किया। खैर आगे देखेंगे। आगे हम फिर से ऑक्यूलस को देखते हैं जो कि अपना वही पूल खेल रहा होता है और वो 3 बातें बोलता है। पहली, आर्बिटर्स कभी भी जजमेंट देना बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका वही काम है। दूसरी बात, आर्बिटर्स कभी मर नहीं सकते क्योंकि ऐसे में वो इंसान जैसे हो जाएंगे। तीसरी बात, आर्बिटर्स इमोशंस को फील नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लोग डमीज हैं। इसके बाद हमें फिर से गीता दिखाई जाती है जो कि वापस से वही ड्रीम देख रही होती है। जब वो कमरे के बाहर आती है तो वो बुक शेल्फ में देखती है कि वहाँ पर एक अजीब सी बुक है जो पहले वहाँ कभी थी ही नहीं। ये वही शैबो वाली बुक थी जिसके सपने गीता को अक्सर आते हैं और नोना भी इसी बुक को पढ़ रही थी। गीता ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और इस पॉइंट पर गीता को समझ आ जाता है कि वो भी मर चुकी है और उसको भी एज ए गेस्ट यहाँ पर लाया गया है, पर समहाउ उसका अभी भी जजमेंट नहीं हुआ है। तभी गीता तुरंत ही क्वीन डेकिम आती है और डेकिम से इस किताब के बारे में पूछती है। तब डेकिम बताता है कि ये किताब क्वीन की थी। गीता पूछती है कि क्वीन कौन है। तब हमें बताया जाता है कि क्वीन डेकिम से पहले यहाँ पर काम करती थी, इसी कारण इसका नाम क्वीन डेकिम है। आगे हमें डेकिम का पास्ट दिखाया जाता है जब डेकिम पहली बार 15th फ्लोर पर एज ए आर्बिटर काम करने के लिए आया होता है क्योंकि क्वीन का प्रमोशन हो जाता है और उसका काम आगे इंफॉर्मेशन ब्यूरो में होता है। क्वीन वहां पर अपना लास्ट जजमेंट दे रही होती है। नोना वहां पर गिनती और डेकिम को ये सारी प्रोसेस दिखा रही थी जिससे ये लोग भी सारी चीजें समझ सकें और नोना दोनों को वो डिवाइस देती है जिससे गेम पलट जाता है, जिससे लोगों के अंदर का डार्क साइड बाहर आ जाए और जज करने में आसानी हो। हम देखते हैं कि गिनती अपने डिवाइस का यूज करता है जबकि डेकिम नहीं करता। आगे नोना उससे पूछती है कि तुमने अपना डिवाइस यूज क्यों नहीं किया, जिस पर डेकिम बताता है कि वो अपना डिवाइस इस्तेमाल करना भूल गया क्योंकि वो उन दोनों को ऑब्जर्व करने में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। वो आगे बताता है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे से जिया है मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बात सुनकर नोना थोड़ी खुश हो जाती है। आगे हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ हमें बताया जाता है कि जिन लोगों का डिसीजन हो जाता है उन लोगों को डमीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इन डमीज को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और अब जो आर्बिटर्स होते हैं उनके पास भी सभी लोगों की मेमोरीज हमेशा के लिए नहीं होती, उनकी मेमोरीज भी चली जाती हैं। आगे हमें डेकिम से पता चलता है कि डेकिम उन लोगों की डमीज को रख लेता था जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ बहुत ही अच्छे से जी थी, तो वो चाहता था कि उनका एग्जिस्टेंस हमेशा ही बना रहे क्योंकि डेकिम उन लोगों की रिस्पेक्ट करता था। तब हमें बताया जाता है कि जितनी भी डमीज डेकिम के पास थी वो वही लोग थे जो एज ए गेस्ट डेकिम के पास आए होते हैं। आगे हम देखते हैं कि डेकिम हमेशा ही गीता के लिए खाना बनाता था, तो इस बार गीता डेकिम के लिए खाना बनाती है। डेकिम बड़े मजे से खाता है लेकिन कुछ कहता नहीं है, जिस पर गीता कहती है तुम कम से कम मेरी तारीफ तो कर सकते हो, जिस पर डेकिम कहता है कि सॉरी मुझे माफ करना, आपका खाना बहुत ही अच्छा है, मैंने आपको एक बात नहीं बताई। डेकिम के जब भी जितने भी डायलॉग आते थे हमें ऐसा लगता था कि डेकिम एक मशीन है, वो बस चुपचाप रहता था और चुपचाप बोलता है। आगे हमें सीन नोना पर दिखाया जाता है जो कि 19th फ्लोर पर चिल कर रही होती है। उसके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम क्वीन होता है। जी हाँ, ये वही क्वीन होती है जिसको रिप्लेस करके डेकिम क्वीन डेकिम बना है। क्वीन अभी इंफॉर्मेशन ब्यूरो में काम करती है। क्वीन की बातों से हमें पता चलता है कि इंफॉर्मेशन ब्यूरो में उसके पिछले काम से काफी ज्यादा काम होता है क्योंकि हर घंटे 7000 लोग आते हैं इंफॉर्मेशन ब्यूरो में। इन्हें पहले तो मरे हुए लोगों की मेमोरीज को सॉर्ट आउट करना होता है, मेमोरीज को देखना होता है, फिल्टर करना होता है, फिर इंपॉर्टेंट स्टफ निकाले जाते हैं जो कि आगे आर्बिटर तक भेज दिए जाते हैं। काफी ज्यादा वर्क हो जाता है। ऊपर से आजकल बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं। यहाँ से बात डेकिम पर जाती है और वहाँ पर हमें कुछ कमाल की बातें याद आती है। आपने सुना ही था कि ऑक्यूलस क्या कह रहा था, आर्बिटर्स के पास इमोशंस नहीं होते क्योंकि वो डमीज होते हैं। लेकिन क्वीन और नोना की बातों से हमें पता चलता है नोना ने समहाउ डेकिम के अंदर इमोशंस को इम्प्लांट कर दिए हैं और इसी वजह से नोना डेकिम को ज्यादा अटेंशन देती है, वो उसको हर टाइम ऑब्जर्व करती रहती है। डेकिम फिलहाल अपने जजमेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहा है
लेकिन नोना का मानना है कि आगे जाकर डेकिम और भी अच्छे से चीजों को हैंडल करेगा। और हमें ये भी हिंट दिया जाता है कि ये बात ऑक्यूलस से छिपा कर रखनी होती है। नोना कहती है कि हम लोग दिन रात मरे हुए लोगों को जज करते हैं, जबकि हमें खुद नहीं पता कि मरना और जीना कैसा होता है, और ना ही हमें इमोशंस है। इसीलिए मैं चाहती थी कि एक ऐसा आर्बिटर हो जिसके अंदर इमोशंस हो। आगे दोनों लोग दारू पीते हुए बात करते हैं और सो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर ऑक्यूलस आता है और नोना को उठा देता है। ऑक्यूलस काफी अजीब से बिहेव कर रहा होता है। इस समय महसूस होता है कि ऑक्यूलस को पता चल जाता है कि नोना उससे कुछ तो छिपा रही है। जाते जाते ऑक्यूलस नोना को फिर से गेम खेलने के लिए बुलाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि नोना एक लड़की के पास होती है। उस लड़की का काम होता है कि कौन सा गेस्ट कौन से आर्बिटर के पास जाएगा। यहाँ पर नोना उस लड़की को कुछ घूस पूस देकर कुछ स्पेशल गेस्ट को डेकिम के पास पहुंचाना चाहती है, जिस पर लड़की मना करती है और कहती है कि ये गेस्ट स्पेशल आर्बिटर के पास जाएंगे। लेकिन नोना समहाउ उसको मना लेती है। ये स्पेशल गेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इन लोगों ने जिंदगी में कुछ बड़ा ही कांड किया होता है। तो नोना चाहती है कि डेकिम इन चीजों को कैसे इवेल्युएट करे। वो देखना चाहती है कि जितना भी एक्सपीरियंस डेकिम के पास है, क्या उस बेसिस पर वो सही जजमेंट बना पाएगा। आगे हम देखते हैं कि वो दो स्पेशल गेस्ट डेकिम के पास आ जाते हैं, जिसमें एक लड़का होता है, उसका नाम शिमाडा होता है, जबकि एक दूसरा आदमी होता है जो कि डिटेक्टिव होता है और उसका नाम तात्सुमी होता है। इनकी मेमोरीज डेकिम के पास आ जाती है, जिसके बाद डेकिम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसे गेस्ट मेरे पास क्यों आए हैं। इसीलिए वो तुरंत नोना को कॉल करता है और इसके बारे में जानकारी देता है। नोना उसको झूठ बोलती है कि अभी बाकी के आर्बिटर्स बिजी हैं, इसीलिए तुम्हें इनको हैंडल करना ही होगा। डेकिम कहता है कि इन लोगों ने मर्डर किया है, जिस पर नोना कहती है कि मर्डर करने वाले भी तो इंसान ही होते हैं ना, तो तुम वैसे ही जजमेंट करो जैसे तुम करते आ रहे हो। इस पर डेकिम हाँ कर रख देता है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि इन लोगों ने किसी न किसी का कत्ल कर रखा है, लेकिन किसका किया है वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। इन दोनों गेस्ट्स का गीता और डेकिम दोनों स्वागत करते हैं और ये लोग वैसा ही करते हैं जैसा अभी तक सारे लोग करते आ रहे थे, जैसे कि इन लोगों को गेम नहीं खेलना है और ये लोग भी भागने के कई रास्ते ढूंढते हैं। और उसी दौरान समाडा को अपने बैग में एक चाकू मिलता है जो कि खून से लथपथ होता है, जिसके बारे में उसको कोई भी आइडिया नहीं होता। और लौट फिर के ये लोग वापस आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग गेम खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। आगे हमें बताया जाता है कि इनका जो गेम होना है वो होना है एयर हॉकी। ये एयर हॉकी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग अपनी वास्तविक दुनिया में खेलते हैं। जिसके पहले 6 पॉइंट्स हो जाएंगे वो पहले जीत जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ जो पक्स होने वाले हैं वो नॉर्मल नहीं होंगे। इन पक्स पर इन लोगों के ऑर्गन्स छपे होंगे। यहाँ रेड पक्स शिमाडा के ऑर्गन्स को डिनोट कर रहे हैं, जबकि ब्लू पक्स तात्सुमी के ऑर्गन को डिनोट कर रहे हैं। ये दोनों कलर एक एक करके आते हैं, जैसे अगर पहले नीला आया तो दूसरा लाल आएगा। और इसमें एक और चीज है कि अगर कोई भी इंसान अपने पक्ष से पॉइंट करता है तो उसको सीधे 2 पॉइंट मिलेंगे, और वहीं उस पर गोल स्कोर हो गया तो उसका 1 पॉइंट कट जाएगा, जिसके बाद दोनों के 1-1 हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसके रूल्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन आपको इन रूल्स को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ इनकी स्टोरी पर ध्यान देना है, इसीलिए इग्नोर कीजिए। तो आगे गेम शुरू हो जाता है और दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, और गेम खेलने के दौरान ही इन लोगों को अपनी अपनी मेमोरीज वापस आने लगती है। ये दोनों लोग अपने बारे में एक दूसरे से बात भी करते हैं, बट एज यूजुअल ये दोनों अपने गेम खेलने में कुछ ज्यादा ही टाइम ले लेते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इनकी मेमोरी वापस आ जाती थी, जिसके बाद ये दोनों लोग थोड़े सोच विचार करने के लिए अपना ब्रेक ले लेते थे। इस चक्कर में इनकी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है। तभी डेकिम बताता है कि आप लोगों का टाइम खत्म हो गया है, तो अब हम इस गेम को लिंक्ड फॉर्मेट में स्विच करेंगे, जो कि वैसा ही है जैसा हमने पहले देखा था। जिसका भी पर्क्स हिट करेगा उसके ऑर्गन में उसको पेन होगा। आगे दोनों लोग गेम चालू कर देते हैं। हम देखते हैं कि गीता डेकिम से कहती है कि वो इन लोगों की मेमोरीज देखना चाहती है, जिसके लिए डेकिम अपने ऊपर वालों से इसके रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद गीता को वो मेमोरीज भेज दी जाती हैं। मेमोरीज आते ही गीता बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि गेम चलते चलते इन दोनों लोगों को पेन भी हो रहा था। तात्सुमी शिमाडा को मोटिवेट करता है कि डरो मत, तुम मेरे पेन को इग्नोर कर सकते हो। शिमाडा तात्सुमी के पेन को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और गेम खेलने से इनकार करता है, लेकिन तात्सुमी के मनाने पर वो गेम खेलने लगता है और एट द एंड वो गेम का विनर होता है। और इन लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है जैसा होता आया है। गेम खत्म होने के बाद इन लोगों की भी मेमोरीज वापस आ जाती है, जिसको सुनने के बाद आप बहुत ही हैरान होने वाले हो। शिमाडा
शिमाडा एक यंग इनोसेंट लड़का था जिसके पेरेंट्स बचपन में ही मारे गए थे। शिमाडा की एक छोटी सी बहन थी जिसका नाम साई था। उसका वो बचपन से ही ख्याल रख रहा था और इसके लिए शिमाडा कई तरह की जॉब करता है, वो हर तरह के काम करता है, लेकिन वो चाहता था कि उसकी बहन साई पढ़ लिख कर आगे बढ़े, उसको एक अच्छी लाइफ मिले। तभी हम देखते हैं कि एक दिन वो घर पर वापस आता है तो वो साई को असॉल्टेड देखता है। किसी ने साई के साथ जबरदस्ती की थी और उसको मारा पीटा भी था। हमें बताया जाता है कि एक स्टॉकर काफी दिनों से साई के पीछे पड़ा हुआ था, जिसके बारे में इन लोगों ने पुलिस वालों को भी बताया था, लेकिन पुलिस वालों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद आज इनको ये दिन देखना पड़ा। ये देखकर शिमाडा वाकई में बहुत ज्यादा टूट जाता है और उस स्टॉकर को मारने का फैसला करता है। आगे शिमाडा स्टॉकर के घर जाता है और वो चाकू से उस लड़के को यानी कि उस स्टॉकर को मार गिराता है और ये वही चाकू था जो कि शिमाडा के बैग में था। अब हमें आगे तात्सुमी के बारे में बताया जाता है। तात्सुमी एक बहुत ही मेहनती डिटेक्टिव था। वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता था कि वो अपना बर्थडे तक ही भूल जाता था। तात्सुमी की पत्नी बहुत ही ज्यादा केयरिंग थी और वो अपने पति से काफी ज्यादा प्यार करती थी। वो तात्सुमी को हर तरीके से सपोर्ट करती थी। इवन उसने तात्सुमी के बर्थडे पर उसे एक शूज गिफ्ट किए थे जो कि तात्सुमी अभी भी पहना था। खैर एक रात तात्सुमी जब अपने जॉब से घर आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ का मर्डर हो गया है। तात्सुमी की जॉब ही ऐसी थी कि उसमें उसके फैमिली मेंबर्स खतरे में ही थे। इसके बाद तात्सुमी ने अपनी डिटेक्टिव स्किल से उस किलर का पता लगा लिया और एट द एंड उस किलर को मार दिया। जब तात्सुमी उस किलर को मारा था तो वो काफी ज्यादा डिल्यूजनल हो गया था, कि इतना कि उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि उसे थैंक यू बोल रही थी। उस दिन के बाद से ही तात्सुमी ने अपनी दूसरी लाइफ चालू कर दी जिसमें वो बुरे लोगों को मारने लग गया। वो अलग अलग किलर्स को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मारने लग जाता है और उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट था। हमें बताया जाता है कि तात्सुमी पहले क्रिमिनल को क्राइम करने देता था, जिसके बाद वो क्रिमिनल वाकई में क्रिमिनल बन जाता था और उसी को एज ए सेंस ऑफ जजमेंट एक्सेप्ट कर कर उन्हें वो मार देता था। दोस्तों में आगे बताया जाता है कि जो बंदा शिमाडा की बहन को स्टॉक कर रहा था, जिसने शिमाडा की बहन के साथ असॉल्ट किया था, तात्सुमी की उस पर भी नजर थी। इवन जब वो बंदा साई के साथ जबरदस्ती कर रहा था तब तात्सुमी वहीं मौजूद था और वो सारी चीजें देख रहा था। इसके बावजूद भी उसने उसको रोका नहीं, बल्कि तात्सुमी बड़े गर्व से कहता है कि मैंने ये सब होने दिया जिससे वो एक क्रिमिनल बन जाए और जिससे मैं उसे मार पाऊं, जैसा वो चाहता था कि क्रिमिनल पहले क्राइम करे, उसके बाद वो एज ए सेंस ऑफ जस्टिस उसको मार डाले। जबकि तात्सुमी साई को बचा सकता था और उसने ऐसा नहीं किया। आगे हमें बताया जाता है कि जब साई हॉस्पिटल में थी तब उसने ये बात शिमाडा को बताई थी कि कोई दूसरा बंदा भी था जो उसको ऐसा करते हुए देख रहा था। शायद वो उस बंदे का दोस्त था, इसीलिए साई कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो भी जिंदा न रहे। तब हमें बताया जाता है कि जब शिमाडा ने उस स्टॉकर को मारा था उसके पीछे पीछे ही तात्सुमी भी आया था। तात्सुमी उस स्टॉकर को मारने आया था जबकि शिमाडा बाथरूम में था। उसको जब पता चला कि कोई शख्स यहाँ आया है तो उसे लगा कि ये वही शख्स है जो मेरी बहन को देख रहा था और उसने जाकर सीधा तात्सुमी पर वार कर दिया, जिसके कारण तात्सुमी भी मारा गया। यानी कि तात्सुमी का किलर शिमाडा था जो कि स्टॉकर को मारने आया था, जिसको ऑलरेडी शिमाडा ने मार डाला था। कितना खतरनाक कनेक्शन था ये। आगे हम देखते हैं कि तात्सुमी को ये सारी चीजें पता चलने के बाद भी उसे शिमाडा पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि ये बोलता है कि तुम्हें मुझे उस चाकू से नहीं मारना चाहिए था जिससे तुमने उस स्टॉकर को मारा, क्योंकि उसका खून मेरे अंदर चला गया। शिमाडा कहता है कि तुम मेरी बहन को बचा सकते थे लेकिन तुमने मेरी बहन को बचाया नहीं। तात्सुमी कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बहन को बचा लेता तो वो वहां से भाग जाता, जिसके बाद ना जाने वो कितनी और लड़कियों को असॉल्ट करता और कितने ही लोगों को मारता, तो कम से कम तुम्हारी बहन तो जिंदा है और उसी के कारण ना जाने कितनी लड़कियां बच गई। तात्सुमी ये सारी बात बहुत ही गर्व से कह रहा होता है, लेकिन शिमाडा को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। हम देखते हैं कि शिमाडा को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो वही चाकू से तात्सुमी को मारने के लिए आगे दौड़ता है, लेकिन डैकिम उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लोग ऑलरेडी मर चुके हो, इसके बावजूद भी तुम उसे मारना चाहते हो। जिस पर शिमाडा कहता है कि हाँ। इस पर डैकिम कहता है तो ठीक है, तात्सुमी को मारने का यहाँ पर एक दूसरा भी तरीका
तरीका है। मैं सारे पक्ष को एक साथ लाकर रख दूंगा जिसमें तात्सुमी के ऑर्गन्स बने हुए हैं, जिस पर तुम हमला करके उसे बहुत ज्यादा दर्द दे सकते हो। और डेकिम ऐसा ही करता है, सारे पक्ष को कंबाइन कर कलेक्ट कर देता है और शिमाडा को चाकू भी ऑफर करता है, जिसके बाद शिमाडा बिना कुछ सोचे उन पक्ष पर हमला करने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि गीता पीछे से आ जाती है और शिमाडा को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब तुम्हें बस जज करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर स्वर्ग और नरक जैसी कोई भी चीज नहीं है, बल्कि यहाँ पर वॉइड और री इनकारनेशन की प्रक्रिया है और तुम ऐसा करोगे तो तुम वॉइड में चले जाओगे। हम देखते हैं कि शिमाडा गीता की बातों से प्रभावित हो जाता है और रुक जाता है, लेकिन तात्सुमी कुछ ऐसी बातें बोलता है जिसमें वो अपने आप को सही बता रहा होता है और अपने आप पर काफी गर्व कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम दुनिया को बदल नहीं सकते हो, इसीलिए जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हें अपने आप को बदलना चाहिए, यानी कि तुम्हें फाइट बैक करना चाहिए। और ये सुनते ही शिमाडा बिल्कुल ही बौखला जाता है और वही करता है जो उसको करना नहीं चाहिए था। वो उन पक्ष पर हमला करता है जिस पर तात्सुमी के ऑर्गन्स बने हुए थे, जिसके बाद तात्सुमी बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाता है, उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। ये सब होने के बाद गीता बहुत ज्यादा टूट जाती है और रोने लगती है। वो आकर डेकिम को मार रही होती है और कहती है कि तुम्हें इंसानों के इमोशंस के बारे में क्या ही पता है, कभी कभी लोग अचानक आए हुए गुस्से से बहुत कुछ कर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा बुरे लोग हैं। तुम कौन हो जजमेंट पास करने वाले और लोगों को इतना दर्द देने वाले? इंसान इतने ज्यादा पेचीदा नहीं है जितना तुम समझते हो, इनफैक्ट दे आर सिंपल। और ऐसी स्थिति में हर एक इंसान जल्दबाजी में डिसीजन बनाता है। बेसिकली यहाँ पर गीता ये कह रही थी, ये दोनों लोगों ने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला हुआ है और जिसके बाद इन लोगों ने कुछ जल्दबाजी में डिसीजन लिए, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर ये लोग बहुत ही ज्यादा हर्ट थे और बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज्ड थे, और इसी आधार पर तुम इन्हें जज कर रहे हो। ये सब कहीं से फेयर नहीं है और तुम क्वीन डेकिम में इन्हें फिर से वही स्थिति में ला रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस बार वो कुछ अच्छा करेंगे, तो ये कहीं से भी फेयर नहीं है। हम देखते हैं कि गीता की बातों को सुनकर डेकिम थोड़ा सोच में पड़ जाता है और अपने जजमेंट पर और अपने तरीकों पर डाउट करने लग जाता है। और फिर भी आगे हमें डेकिम का जजमेंट बताया जाता है, जो कि होता है कि इन दोनों लोगों को वॉइड में भेज दिया जाएगा, क्योंकि तात्सुमी को अपने किए गए पर कोई भी गिल्ट नहीं था और वहीं शिमाडा वापस से तात्सुमी को मारने के लिए रेडी था और इसी बेसिस पर डेकिम उन्हें वॉइड में जाने का जजमेंट पास करता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि डेकिम नोना से मिलने उसके फ्लोर पर आया होता है। डेकिम नोना से कहता है कि जिस तरीके से हम लोग इंसानों को जज करते हैं वो तरीका सही नहीं है। ऐसा इसलिए कि जो एक्सट्रीम कंडीशन हम क्रिएट करते हैं वो शायद लोगों के डार्कनेस को अंदर से बाहर लाने के बजाय उनके अंदर डार्कनेस भर देता है या फिर क्रिएट कर देता है। ये सब सुनकर नोना कहती है कि तुम्हें अभी गीता को जज करना है, क्योंकि उसका टाइम जो कि 3 महीने था वो खत्म होने वाला है और अगर टाइम से पहले उसका जजमेंट नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए डमी बनकर रह जाएगी। और आगे में दिखाया जाता है कि गीता के हाथों से उसकी स्किन जल रही होती है। डेकिम कहता है कि मैं गीता को बिना उसकी मेमोरीज के जज करूंगा। इस पर नोना कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गेस्ट भेजूंगी। इसके बाद डेकिम गीता के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम ये बात समझ गई होगी कि तुम मर चुकी हो और इंसानी सोल यहाँ पर बहुत टाइम तक नहीं रह सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें अब जज करने वाला हूँ। तो आगे जजमेंट प्रोसेस शुरू होने वाला था। तभी हमें एक गेस्ट दिखाया जाता है जो कि एक ओल्ड लेडी होती है जिनका नाम साचिको होता है। साचिको और गीता गेम खेलने के लिए तैयार होते हैं और जब यह शैबो वाली पिक्चर ओल्ड लेडी देखती हैं तो वो थोड़ी हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं इसको जानती हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने इसको कहाँ देखा है। खैर, इसके बाद इन लोगों का गेम सिलेक्ट होता है जो कि एक कार्ड गेम होता है जिसका नाम ओल्ड मेड होता है। दोस्तों, ओल्ड मेड गेम इंडिया में तो खेला नहीं जाता और न ही मुझे आता है, इसीलिए हम इस गेम को इग्नोर कर देंगे। सिर्फ हमें इस चीज से मतलब है कि जिसके पास आखिरी में जोकर आएगा वो गेम हार जाएगा। इस गेम को खेलने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता होती है, जिसमें डेकिम भी पार्टिसिपेट करता है। हमें बताया जाता है कि कार्ड्स पर इन लोगों के फैमिली से और लाइफ से रिलेटेड कैरेक्टर्स के पिक्चर्स होती हैं। आगे गेम शुरू हो जाता है और इन लोगों में काफी बातचीत होती है और साचिको गेम जीत जाती है। साचिको कहती है, मुझे लग रहा है कि मैं मर चुकी हूँ, क्या ये बात सही है? इस पर डेकिम चौंक जाता है। वो कहता है कि आपको ये बात पता होनी नहीं चाहिए, जिस पर दादी बताती हैं कि उनके कभी बच्चे नहीं हुए, जिसके कारण
कारण वो ड्राइंग बनाती थी और इनकी ड्राइंग्स काफी बार मांगा में भी प्रिंट की जाती थी। वो ड्राइंग्स इनके लिए कोई बच्चे से कम नहीं थे। तो उन्हें गेम के दौरान एक कार्ड ऐसा दिखा जिसमें एक ऐसी पिक्चर बनी हुई थी जो कि सची को बनाना चाहती थी, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने वो पिक्चर कभी ड्रॉ ही नहीं करी। इसीलिए वो समझ गई कि ये कैरेक्टर उनके थॉट से इस कार्ड पर कैसे आया। इसी वजह से उनको लगा कि वो मर चुकी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो कैसे मरी हैं और ना ही वो इस चीज को जानने में इंटरेस्टेड थी। वो कह रही थी कि मैंने अपनी जिंदगी काफी अच्छे से बिताई है और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आगे गेम में डेकिम सेकंड आता है और गीता हार जाती है। इस पॉइंट पर गीता को अपनी लाइफ के बारे में कुछ मेमोरीज आती है कि बचपन में उसकी माँ उसके लिए वही शाबो वाली स्टोरी बुक रीड किया करती थी और इसीलिए गीता को अक्सर शाबो वाले सपने आया करते थे। और हमें फाइनली गीता का रियल नाम बताया जाता है जो कि चियुकी होता है। और अब खेल खत्म हो जाता है जहाँ पर सचिको का टाइम आ गया होता है और उन्हें री इनकारनेशन के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर ओल्ड लेडी पूछती है कि चियुकी क्या तुम मेरे साथ चलोगी, जिस पर चियुकी बोलती है कि मैं अभी कुछ देर यहाँ पर रहना चाहती हूँ, जबकि उसकी बॉडी धीरे धीरे टूट कर झड़ रही होती है। चियुकी यहाँ पर डेकिम से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार मेरी डेथ कैसे हुई थी। डेकिम यहाँ पर कुछ बताता नहीं है लेकिन कुछ गहरी बात बोलता है। डेकिम कहता है कि इंसान इसलिए नहीं जीते कि वो एक दिन मर ही जाएंगे, बल्कि वो इसीलिए मरते हैं क्योंकि वो एक्चुअली में जीवित हैं। आगे में दिखाया जाता है कि नोना क्विन से चियुकी की मेमोरी खोज निकलवाती है। वो ऐसा क्यों करती है वो हमें आगे पता चलेगा। और हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर ऑक्यूलस क्लेविस को अपने पास बुलाता है और तभी वो अचानक से अपने दाढ़ी से कुछ तो करता है जिससे क्लेविस की सारी मेमोरीज उसके अंदर आ जाती है। उसको तब पता चलता है कि एक ऐसा भी आर्बिटर है जिसके अंदर ह्यूमन इमोशंस हैं। आगे हमें गिनती फिर से दिखाया जाता है जिसके बार में अभी भी मायू और हराडा बैठे होते हैं, यानी कि अभी भी इनका जजमेंट पास नहीं हुआ है। हमें हरादा बेहोश दिखाई देता है। यहाँ पर गिनती मायू से कहता है कि वो हरादा की सोल को वॉइड में जाने से रोक सकती है, इसके लिए उसे किसी और की सोल को वॉइड में भेजना होगा। मायू कहती है कि वो वॉइड में खुद चली जाएगी हरादा के बदले। गिनती बहुत ही गुस्से में कहता है कि वॉइड कोई मजाक नहीं है, वहां पर तुम्हें अनंत काल तक ऐसा फील होगा कि तुम गिर रही हो और तुम्हारे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी होंगे, तो तुम वॉइड को हंसी खेल मत समझो। इसीलिए मेरे पास एक बंदा है जिसके साथ तुम हरादा की सोल को स्वैप कर सकती हो, लेकिन इट विल ऑल डिपेंड अपॉन यू। दोस्तों हमें एक स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि वहां पर कोई इंसान बैठा होता है जिसके साथ गिनती मायू को हरादा के साथ उसकी सोल को एक्सचेंज करने की कह रहा होता है। लेकिन दोस्तों एक मिनट, आपको ये इंसान जाना पहचाना नहीं लग रहा? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने डेथ नोट देखी है तो ये वही है, लाइट यागामी। पूरी सीरीज में कंफर्म तो नहीं किया गया, लेकिन मैंने जितनी भी रिसर्च करी है सभी का मानना है कि ये लाइट यागामी है जो कि जिंदगी भर के लिए यहाँ पर फंस गया है। और हमें सीरीज में एक चीज बताई गई थी कि अब लोग पहले से ज्यादा मर रहे हैं। इट मीन्स डेथ नोट का यूज इस यूनिवर्स में हो रहा है जिसके कारण लोग बहुत ज्यादा मर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये लाइट यागामी ही हो। खैर दोस्तों, अब हम सब जानते हैं कि मायू हरादा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो एक अनजान इंसान की सोल को वॉइड में हरादा के बदले में भेजेगी, वो हमें आगे पता चलेगा। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि डेकिम एक जोकर वाला कार्ड पकड़ा होता है। डेकिम चियुकी को कार्ड पर बने शूज के बारे में पूछता है। यही सेम शूज चियुकी के अलमीरा में पड़े होते हैं। उसको पहनकर क्वीन डेकिम आती है। हम देखते हैं कि डेकिम ने पूरा क्वीन डेकिम बर्फ से ढक दिया होता है जिससे चियुकी वहां पर स्केटिंग कर सके। और बहुत सारे लोग भी बैठे होते हैं जो कि डेकिम की पावर से मूवमेंट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि चियुकी बहुत ही मजे से स्केटिंग कर रही होती है जैसे कि वो प्रोफेशनल हो। स्केटिंग के दौरान ही चियुकी को अपनी और भी मेमोरीज वापस आने लगती हैं। फिर हमें बताया जाता है कि चियुकी बचपन से ही आइस स्केटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी और बहुत ही छोटी उम्र से वो आइस स्केटिंग सीख रही थी। धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होती गई। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल भी हो गई थी। उसने अपनी लाइफ में कई स्केटिंग ट्रॉफीज जीती और उसके काफी अच्छे दोस्त भी बने और इवेंचुअली स्केटिंग उसकी पूरी जिंदगी ही बन गई थी। चियुकी के परिवार वाले भी चियुकी को स्केटिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा सपोर्ट
सपोर्टिंग थे। चियुकी की लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब चियुकी स्केटिंग करने के दौरान ही गिर जाती है, जिसके कारण उसके एक घुटने में दिक्कत आ जाती है। डॉक्टर से हमें पता चलता है कि उसका घुटना बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, जिसके कारण अब वो कभी भी स्केटिंग नहीं कर पाएगी। अब इतनी बड़ी बात सुनकर ऑब्वियसली चियुकी बहुत ज्यादा टूट जाती है और नम हो जाती है। चियुकी के फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स उसको समझाते हैं कि मूव ऑन करो, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी चियुकी मूव ऑन नहीं कर पाती है। आगे चियुकी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, क्योंकि चियुकी स्केटिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस थी और इवेंचुअली वही होता है जिसका सभी को डर था, वो अपनी जान ले लेती है। हम देखते हैं कि क्वीन डेकिम में चियुकी को रियलाइज हो जाता है कि उसने जो भी किया वो गलत किया। स्केटिंग सिर्फ उसका एक लाइफ का पार्ट था, उसे उसके चक्कर में अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए थी, जिसको सोचकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही होती है। चियुकी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो हंस भी रही होती है और रो भी रही होती है। तभी डेकिम बताता है कि जितना मैंने इंसानों को समझा है उस हिसाब से तुम बहुत ही दुखी हो। इंसान रोते हैं तो वो दुखी होते हैं और इंसान हंसते हैं तो वो खुश होते हैं। जिस पर चियुकी कहती है कि हमेशा ऐसा नहीं होता, हमें नहीं पता कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है। आगे हम देखते हैं कि चियुकी की बॉडी की स्किन झड़ रही होती है, इवन उसका एक घुटना भी डमी जैसा हो गया होता है। डेकिम उसके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा होता है। डेकिम कहता है कि जो भी हो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। आगे हम देखते हैं कि डेकिम और चियुकी दोनों एक ड्रिंक लेते हैं जो कि डेकिम नहीं बनाई होती है, और इस ड्रिंक का नाम डेकिम बताता है मोमेंटो मोरिया, जिसका वो अर्थ भी बताता है। इट मीन्स याद रखो कि तुम मरोगे जरूर। इस ड्रिंक को पीते ही चियुकी बेहोश हो जाती है। डेकिम उससे सॉरी बोलता है। तभी डेकिम कॉल लगाता है और क्वीन से चियुकी की कुछ मेमोरीज मांगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मायू ये डिसाइड करती है कि वो हरादा के साथ ही रहेगी, चाहे हरादा कहीं भी जाए। इट मीन्स मायू ने लाइट यागामी के साथ हरादा की सोल को स्वैप नहीं किया वॉइड में जाने के लिए, तो वो इतनी भी सेल्फिश नहीं थी। हम देखते हैं कि गिनती इन दोनों को ही वॉइड में भेज देता है और हमें दिखाया जाता है कि मायू और हरादा की बॉडी वॉइड में जाते ही डमी बन जाती हैं और उनकी सोल और नीचे चली जाती हैं। हमें तभी एक और सीन दिखाया जाता है। ऑक्यूलस नोना के पास आया होता है और उसका मूड भी अच्छा नहीं होता। हम देखते हैं कि ऑक्यूलस अपने दाढ़ी का यूज करके नोना के ऊपर हमला करता है, जिससे वो नोना की मेमोरीज को रीड कर पाए, लेकिन नोना उससे बड़ी ही आसानी से बच जाती है। ऑक्यूलस कहता है कि ये क्या चल रहा है, एक आर्बिटर में ह्यूमंस के इमोशंस क्यों है, ये रूल के खिलाफ है। वही नोना कहती है आर्बिटर्स कोई डमी नहीं है, उनके अंदर ह्यूमन इमोशंस होना चाहिए और उसके हिसाब से उसे जजमेंट देना चाहिए। ऑक्यूलस कहता है कि हम सब लोग डमीज हैं और उनमें मैं भी आता हूँ। ये सब जो तुम कर रही हो उसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है और तुम्हें ये जल्द ही पता लगेगा। उसके बाद ऑक्यूलस वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि डेकिम को चियुकी की मेमोरीज मिल जाती हैं और वो चियुकी को लेकर लिफ्ट में जाता है, जहाँ वो क्लेविस से कहता है कि उसे लोएस्ट लेवल पे जाना है। हमें दिखाया जाता है कि लोएस्ट लेवल का स्विच विजिबल नहीं होता है, जिसके बाद क्लेविस की निकालता है, जिसके बाद वो स्विच इनेबल हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि डेकिम चियुकी को रियल वर्ल्ड में वापस ले आता है, जहां पर वो उसका रूम देख रहा होता है और उसे वो 2 डॉल्स भी मिलती हैं जो चियुकी की मॉम ने बनाई होती हैं। ये डॉल्स शाबो और जिमी होते हैं। इस घर के कोने कोने को देखकर चियुकी को अपने बचपन की चीजें याद आ रही होती हैं। आगे हम देखते हैं कि उसकी मॉम वहां आ जाती है, लेकिन उसकी मॉम डेकिम और चियुकी को देख नहीं पाती, न ही सुन पाती है, लेकिन डेकिम और चियुकी की मॉम को देख पाते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि डेकिम और चियुकी लिविंग लोगों से न बात कर पाएंगे न छू पाएंगे, सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। चियुकी देखती है कि कैसे उसकी माँ उसके बिना बहुत ही लाचार हो गई है। उसकी माँ उसके लिए डेली खाना बनाती है और उसके फोटो के सामने परोसती है और अपने आप को कोस भी रही होती है। उसकी माँ रो रही होती है कि मैंने अपनी बेटी का दर्द नहीं जान पाया, मैं एक अच्छी माँ नहीं थी, जिसको देखकर चियुकी भी रोने लग जाती है और कहती है कि माँ ये आपकी गलती नहीं है, और वो बहुत ही ज्यादा तड़पने लगती है। चियुकी चाहती है कि वो एक बार अपनी मॉम से बात कर सके, लेकिन तभी हम देखते हैं कहानी में आता है ट्विस्ट। डेकिम चियुकी को वही डिवाइस देता है जिससे पूरा गेम पलट जाता है। डेकिम चियुकी को एक ऑप्शन देता है
वो कहता है कि अगर तुम इस डिवाइस के बटन को दबाओगी तो तुम्हारी सोल इस दुनिया में आ जाएगी, कोई दूसरा इंसान मारा जाएगा और इसके साथ ही तुम्हारी मेमोरीज जो क्वीन डेकिम में थी वो इरेज हो जाएंगी और जितने भी लोग तुम्हारे डेथ के बारे में जानते थे और उनकी उतनी मेमोरीज भी वाइप आउट हो जाएंगी, यानी कि तुम फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकोगी। तुम्हें बस इस डिवाइस का बटन दबाना है। डेकिम आगे कहता है कि वैसे भी हर घंटे 7,000 लोग इस दुनिया में मर रहे हैं, तो कोई भी रैंडम इंसान तुम्हारी जगह मर जाएगा। क्योंकि दुनिया की पॉपुलेशन 7 बिलियन से ज्यादा है, तो इसमें तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के मरने का बहुत ही कम चांस है। हम देखते हैं कि चियूकी इस पॉइंट पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा सफर करते हुए देख रही होती है और वो बटन दबाने का फैसला करती है जिससे वो इस दुनिया में लौट सके। लेकिन हम देखते हैं कि आधा बटन दबा ही था तभी चियूकी वो डिवाइस ही फेंक देती है। चियूकी को वो सब लोग याद आते हैं जिन्हें उसने क्वीन डेकिम में देखा था। वो रियलाइज करती है कि हर एक इंसान किसी न किसी के लिए खास है। जैसे मेरे लिए माँ है और माँ के लिए मैं हूँ, ऐसे ही उन लोगों के लिए भी होगा। तो मैं ऐसे ही रैंडम इंसान की जान नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि जो भी मरेगा उसके भी तो चाहने वाले होंगे। और उसको ये भी समझ आ जाता है कि जितने भी लोग मरे हैं उन्हें किसी न किसी चीज का रिग्रेट तो रहता ही है। तो इसीलिए चियूकी डिसाइड करती है कि वो किसी के साथ अपनी जिंदगी स्वैप नहीं करेगी और वो मरना ही पसंद करेगी। तभी हम देखते हैं कि डेकिम को कुछ हो रहा होता है, उसके दिल में दर्द होने लगता है, वो बहुत तेज चिल्लाता है और हम पहली बार उसको रोते हुए देखते हैं। उसकी आंख भी अब नॉर्मल हो जाती हैं, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि आसपास सारी चीजें कांच की तरह टूटने लग जाती हैं। तब हमें डेकिम से पता चलता है कि ये दोनों लोग रियल वर्ल्ड में नहीं थे, बल्कि लोएस्ट लेवल पे थे, जहां पर डेकिम चियूकी का फाइनल टेस्ट ले रहा था। ये सारी चीजें डेकिम ने ही अपनी पावर से बनाई थी और डेकिम इस टेस्ट में अपने आप को भी इमोशनली इन्वॉल्व करता है, जिसके कारण उसे ये डिसीजन बनाने में बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। जैसा कि हमने देखा ही, डेकिम यहाँ पर चियूकी को सारी चीजें बताता है और माफी मांगता है। चियूकी भी उसे माफ कर देती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ऑक्यूलस और नोना इन दोनों लोगों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, जहाँ पर नोना बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वो ऐसा ही तो चाहती थी। ह्यूमंस को जज करने के लिए पहले उनके इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। नोना कहती है कि इंसानों को जज करने से पहले हमें उनके इमोशंस को पहचानना होगा। हम अभी वाले प्रोसेस से इंसानों पर फालतू का स्ट्रेस डालकर और टेंशन डालकर कोई रैंडमली जजमेंट नहीं बना सकते हैं, जैसा डेकिम ने नोना को बोला था। वहीं ऑक्यूलस कहता है कि ऐसी स्थिति में आर्बिटर्स को तकलीफ होती है, जो कि अभी डेकिम फेस कर रहा है। ऑक्यूलस कहता है कि जीते वही हैं जिन्हें आगे जाके मरना होता है, लेकिन अगर तुम जिंदा ही नहीं हो तो मरोगे कैसे। ऑक्यूलस ये कहने की कोशिश कर रहा होता है कि भले ही आर्बिटर्स के अंदर ह्यूमंस के इमोशंस आ जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक डमी ही तो है, वो ह्यूमंस नहीं है, वो जीवित नहीं है। नोना के काउंटर में कहती है कि जीना सिर्फ जीवित होना ही नहीं है, जीने का दूसरा नाम वास्तविक दुनिया है। अगर हम वास्तविक दुनिया में जिंदा हैं तो ये भी एक लिविंग ही है। वहीं हम फिर से शिफ्ट होते हैं डेकिम की तरफ। डेकिम चियूकी को बताता है कि इस लोएस्ट लेवल पर सारी डमीज को डंप किया जाता है और यहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि डेकिम और चियूकी वहां से जाने लगते हैं। हमें डेकिम के कोट के जेब में वो 2 डॉल्स दिखाई जाती हैं जो कि चियूकी की मॉम ने बनाई थी और आगे वो घड़ी आई जाती है जिसका सभी वेट कर रहे थे। डेकिम चियूकी को लेके अपना जजमेंट पास करता है, जो कि ऑब्वियसली री इनकारनेशन होता है। डेकिम चियूकी से पूछता है कि क्या तुमने अपनी जिंदगी अच्छे से जी, जिस पर चियूकी कहती है हाँ। डेकिम कहता है कि मैं एक ऐसा ही आर्बिटर बनना चाहता हूँ जहाँ पर सारे गेस्ट यही जवाब दें। मैं उनके इमोशंस के बेसिस पर उन्हें जज करना चाहता हूँ। जिस पर चियूकी कहती है वो तो ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा मुस्कुराना सीख जाओ। जिस पर डेकिम मुस्कुराने का ट्राई करता है, लेकिन वो अच्छे से मुस्कुरा नहीं पाता। जिसके बाद डेकिम और चियूकी फाइनली अलग हो जाते हैं। आगे हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिनती मायू का पॉट बनाता है जो कि उसके काउंटर पर रखे होते हैं। इट मीन्स शायद गिनती जिन लोगों को भी पसंद करता है वो उन लोगों की डॉल बनाकर अपने काउंटर पर रख लेता है, जस्ट लाइक डेकिम जो डॉल बनाता रहता है। नोना और उसके इंफॉर्मेशन वाले फ्रेंड्स आपस में डिस्कशन
प्रश्न कर रहे होते हैं कि आगे के आर्बिटर्स कैसे रहेंगे, क्या उनमें अभी इंसानों वाले इमोशंस इम्प्लांट किए जाएंगे, जिस पर नोना कुछ खास नहीं कहती। मतलब नोना अभी भी विचार कर रही होती है कि ये चेंज जरूरी है या नहीं। यहाँ पर नोना हमें फिर से आर्बिटर्स के वही 3 रूल बताते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताए थे। तभी सीन स्विच होता है और हमें ऑक्यूलस दिखाया जाता है जो कि चौथा रूल को ऐड कर रहा होता है। आर्बिटर्स ह्यूमन के साथ हैंड इन हैंड काम नहीं कर सकते हैं डिसीजन या जजमेंट बनाने के लिए, वरना वो आर्बिटर बर्बाद हो जाएगा। इट मींस ऑक्यूलस नोना की बातों से अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। और आगे हम देखते हैं कि क्वीन डेकिम में फिर से 2 गेस्ट आए होते हैं, जिनका डेकिम स्वागत एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ करता है, जैसे चीहू की चाहती थी। और हम ये भी देख पाते हैं कि इस बार में अब चियुकी की भी एक डॉल है जो डेकिम के पास ही बैठी हुई है। और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस सीरीज या इस एनिमे का नाम था डेथ परेड। आप बताइए आपको ये कैसी लगी? बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, इसीलिए कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, हमें अच्छा लगता है।